तो लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक किए थे और हमने उसकी बेसिक प्रोसेस के बारे में समझ लिया था। आज हमारा टॉपिक है कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन समझने से पहले हमें उस प्रोसेस के बारे में जानना पड़ेगा जो हमने 4 प्रोसेस इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पढ़ी है। क्या नाम है उनका? पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम सुना होगा। नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी सुना है। आइसोकोरिक प्रोसेस तीसरा, है ना। कौन कौन से हो गए? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, मैं नाम लिख रहा हूँ एक तो आपने ये नाम सुना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। उसके बाद अगला नाम आपने सुना होगा आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक। एक आपने सुना होगा आइसोकोरिक प्रोसेस और लास्ट आपने ये भी सुना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। इन्हीं के बारे में समझना है हमें पहले, क्योंकि ये समझेंगे तभी आपको कार्नोट समझ में आएगा, ठीक। और ये सब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ही बेस्ड हैं, आपको उसी के अंतर्गत आगे चल रहा है। पहले इसकी बात कर लेते हैं आइसोथर्मल। इन सभी प्रोसेस में एक ना एक चीज कांस्टेंट रहता है। एक मिनट इसका देखता हूँ हिंदी में इनके नाम क्या है। सभी के सबके एक रुद्रोष्म प्रक्रिया, एडियाबैटिक प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं रुद्रोष्म प्रक्रिया, ठीक। और इसी का अब इसका मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं। ये रुद्रोष्म प्रक्रिया थी, अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। पहला आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है, अच्छा ये भी आपको पता होगा कि इसमें कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। गैस की बात कर रहे हैं तो गैस में आप एक तो प्रेशर की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, तापमान की बात हो रही है, ठीक। ये 3 पैरामीटर सबसे ज्यादा मेनली कंसीडर किए जाते हैं जब आप इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात कर रहे हो। और जाहिर सी बात है, और एक और चीज है हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज कह लीजिए और वर्क डन भी कह लीजिए, ठीक है। इनके बारे में डिस्कशन चलेगा। इसका सिंबल P, वॉल्यूम का V, टेम्परेचर T, हीट एक्सचेंज का डेल्टा Q और इसका वर्क डन W। सबसे पहली प्रोसेस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और वेरी कौन करेगा? फिर प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करेगा। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, तापमान आपका एक ही रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, लेकिन क्या बदलेगा? फिर प्रेशर और वॉल्यूम बदलेगा। ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। कि प्रेशर बदल लें, वॉल्यूम बदल लें, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? तो उस केस में आइडियल गैस इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? PV इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी आपकी? यही है जो आपने पढ़ी है, PV इक्वल टू N RT। इस समय टेम्परेचर कांस्टेंट है, यही इक्वेशन पढ़ी है आपने, जिसमें ये कौन है? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर। ये ऑलरेडी कांस्टेंट ही है एक गिवन चैम्बर के लिए, एक गिवन सिस्टम के लिए। अगर आप टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देंगे तो पूरा का पूरा RHS कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो इनकी इक्वेशन क्या बनेगी? PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट। यानी इस केस में क्या आ रहा है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वेरिएशन में कौन है? प्रेशर और वॉल्यूम। अब अगली कहानी
तो अगर मैं कह देता हूं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पर अगर स्टेट 1 है कोई और वो स्टेट 2 में ट्रांसफर हो रही है या कन्वर्ट हो रही है, कोई फ्लूइड कोई सब्सटेंस होगा वो स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जा रहा है जिसमें उसका वेरिएशन आ रहा है 1 से 2, तो क्या आएगा? इसका आएगा P1 V1, इसका आएगा P2 V2। ये इक्वेशन इस्तेमाल कर ली जाती है न्यूमेरिकल्स में। 4 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर्स दिए गए होंगे, आपको फोर्थ वाला टर्म निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो ये PV इक्वल टू कांस्टेंट आप याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, इस इक्वेशन से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? जब प्रेशर इनवर्सली का मतलब जाली दुश्मन, यानी कि अगर प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो और इसका उल्टा भी हो सकता है, प्रेशर कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? और ये भी आपको पता होगा कि वॉल्यूम ज्यादा कब होता है? एक्सपेंशन के केस में। एक्सपेंशन क्या होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, बढ़ना। जैसे बलून की बात कर लें, अगर मैं एक उदाहरण के एग्जांपल ले लूं, बलून में जब आप हवा भरते हैं तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है। क्या होता है? जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बढ़ता है, उसे इंग्लिश में एक्सपेंशन कहते हैं। तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन प्रेशर कम हो गया। ठीक? अब इसका उल्टा, उस गुब्बारे को जब आप दबाएं, कंप्रेस करें, तो क्या होगा? वॉल्यूम तो आपने कम कर लिया, वॉल्यूम तो कम कर लिया, प्रेशर तो ज्यादा कर लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पिचकारी का एग्जांपल ले ले। होली वाला जो पिचकारी आप जो खेलते हैं उसमें, तो आपने देखा होगा कि जब आप इस तरीके से करते हैं, पानी भरते हैं उसमें, तो क्या होता है? आपने वॉल्यूम बढ़ाया लेकिन उस समय प्रेशर तो कम है ना, और जैसे ही आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में जेट करते हो तो क्या होता है? अब वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन हाई प्रेशर से जेट निकल रहा है, यही होता है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो एक्सपेंशन का केस ये है, और ये कौन सा केस है? ये वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये कंप्रेशन का केस है, और कंप्रेशन के केस में प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर है बात? ये थी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? जिसमें PV इक्वल टू कांस्टेंट है। इधर आ आइसोबारिक। अच्छा ऐसे आप अगर भूल भी जाओ ना तो आप नाम से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? थर्मल, हीट। थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर की बात हो रही है, इस केस में टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। आइसोबारिक, बार, बार किसकी यूनिट थी? प्रेशर में, है ना? तो इसका मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? यहाँ पर प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। अगर वर्किंग फ्लूइड का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आइसोबारिक। क्या कहलाती है? तो सर इसमें भी तो प्रेशर टेंपरेचर, अब बाकी लोग बदलेंगे, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बाकी लोग बदलेंगे। कौन बदलेगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर बदलेंगे। चलिए जरा उस हिसाब से देख लेते हैं कि अगर P कांस्टेंट है तो फिर बचा V और T, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएंगे या इनवर्सली में आएंगे? V और T डायरेक्टली में आएंगे। इस केस में जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, यानी वॉल्यूम। ठीक? बाकी चीजें तो कांस्टेंट हो चुकी हैं, और इसी की वजह से इस इक्वेशन को किताब में जब आप देखेंगे तो इस तरीके से लिखा होगा V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरीके से लिखा होगा। बात एक ही है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर भी अगर मैं ये करूं कि स्टेट 1 से अगर वर्किंग फ्लूइड चेंज हुआ है किसमें? कन्वर्ट हुआ है किसमें? स्टेट 2 में, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर बदले हैं, तो क्या आ जाएगा? इसकी इक्वेशन बनेगी V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन, ध्यान रहे इसे वेलोसिटी को समझ लेना, ये वॉल्यूम है। क्लियर? ये प्रोसेस कौन सी है? आइसोबारिक। भूल जाओ तो इससे याद रखना, बार प्रेशर की है तो प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट इसमें रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, आइसोकोरिक। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? जो तीसरा पैरामीटर बचा वही कांस्टेंट रहेगा। कौन सा पैरामीटर बचा है? इस केस में बचा है वेयर वॉल्यूम ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। जो भी वर्किंग सब्सटेंस काम कर रहा है उसका अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें और क्या वेरिएशन में रखें? प्रेशर और टेम्परेचर,
प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। जरा बता सकते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगी? अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर बचेंगे। प्रेशर और टेम्परेचर बचेंगे। तो इस केस में प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा या इनवर्सली? इस केस में भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी इसकी इक्वेशन हो जाएगी इस तरीके से, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, करेक्ट। और फिर इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? लास्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होना है कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अगर इस तरीके की प्रोसेस आपके सामने हो रही है तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रेशर बदले, वॉल्यूम बदले, टेम्परेचर बदले, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होगा कोई, ना ही हीट रिलीज होगा, ना ही हीट अब्सॉर्ब होगा, दोनों ही चीजें नहीं होंगी। तो अगर ऐसी प्रोसेस है तो उसे कहा जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां पर नो हीट एक्सचेंज, एक्सचेंज मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसमें दोनों ही लोग आ गए, हीट रिलीज, हीट अब्सॉर्ब, दोनों लोग आ गए। तो अगर आपकी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है किनके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम मतलब जो वर्किंग सबस्टेंस है वहां पर मौजूद, उसके बीच में और सराउंडिंग के बीच में अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट, इस केस में इक्वेशन ये नहीं रहेगी आपकी, इस इक्वेशन में कांस्टेंट आ जाता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये आ जाता है। P प्रेशर, वॉल्यूम की पावर गामा रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? अब इस केस में क्या करेंगे आप? अब सोचेंगे गामा क्या है? गामा है आपका Cp अपॉन Cv। क्या है? अब पूछेंगे सर Cp क्या है? तो Cp है आपका स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर। मैं लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुका हूं कि लेटेंट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। मैंने आइस का एग्जांपल लिया था, 1 kg आइस ली थी, बताया था पिघलेगी, लेटेंट वगैरह सब बताया था, ये वही है। तो अगर स्पेसिफिक हीट आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे है, कैसी है? तो Cp होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर स्पेसिफिक हीट है तो Cp है, और Cv होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? तो इन दोनों का डिवीजन ये गामा के बराबर होता है, ठीक? और ये वही है वॉल्यूम की पावर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक? इसको नोट डाउन कर लीजिए। बता सकते हैं बेटा, फिर से रिपीट कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लो। थर्ड वाला लिख लेना नोट डाउन करके, ठीक है? वैसे ही आएगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर T। तो वो आ जाएगा P अपॉन T रिमेन्स कांस्टेंट।
ये नीचे वाला तो हटा दो, ये पता होगा, यहाँ लिख लेना, ये आइडियल गैस इक्वेशन है आपकी, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। पैरामीटर्स है, आज तक में हो गया होगा। इसके नीचे जगह छोड़ते जाना, ठीक है। वर्टन का एक और फॉर्मूला लिखेंगे सभी का, क्या हटा दें ये वाली, चलने वाला हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ तक आपने लिखा था उसके नीचे ये सब लिखते चले जाना, आइसोथर्मल का, आइसोबारिक का, आइसोकोरिक का। अब एक्सप्लेन करते हैं।
एडियाबैटिक का हो गया, एडियाबैटिक का लास्ट। लिख दिया? हो गया? हो गया? समझिए, तो ये चारों प्रोसेस तो आप समझ चुके कि किस प्रोसेस में क्या होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, बाकी चीजें वेरी करेंगी। इस प्रोसेस में प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, बाकी चीजें वेरी करेंगी। इस वाली प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट,
बाकी चीज़ें वेरी करेंगी। लास्ट वाले में एडियाबैटिक प्रोसेस में इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से इनको फोकस करके रखना है इन क्वेश्चंस को। क्या ये वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, और वहां पर आइडियल गैस का इक्वेशन जो चेंजेस था ना PV इक्वल टू nRT, वो चेंजेस हो जाते हैं गामा के रूप में, PV की पावर गामा रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं वर्क डन पर। इन सभी के वर्क डन के फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। तो वर्क डन आपको ही पता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है PdV, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम होता है, P डेल्टा V। चलिए, तो सबसे पहले हमने जब इसका वर्क डन निकाला तो देखा कि जब प्रेशर इनटू dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने मान लिया कि V1 से V2 हुआ है ये वॉल्यूम। वॉल्यूम की लिमिट क्या लगी है? V1 से V2। स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट तो यहाँ पर है नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन V आएगा। ठीक, उसके बाद आप जब इसमें फॉलो ऑन करते हैं तो लास्ट में जाकर आपकी ये इक्वेशन बनती है नेचुरल लॉग में। किसमें बनती है? नेचुरल लॉग में। ठीक, उसके बाद अगर उसे लॉग बेस 10 करते हैं तो हमें 2.303 का इंटू करना पड़ता है। ये क्या लिखा है WIS? इसको पहचानने के लिए कि आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने ISO कर दिया है। क्योंकि जब आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे भी हम कार्नोट समझने वाले हैं तो उसमें आपको ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक इन दो लोगों की प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए फर्क समझने के लिए मैंने ISO सफिक्स में लगा दिया है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला ये है जिसमें 2.303 nRT नंबर ऑफ मोल्स, ये गैस कांस्टेंट, टेंपरेचर और V2/V1 ये वॉल्यूम के चेंजेस हैं। ठीक, लॉग बेस 10, क्योंकि ज्यादातर लॉग बेस 10 के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करते हैं, नेचुरल लॉग में नहीं आते, तो लॉग बेस 10 के अकॉर्डिंग है ये सर 10 की वैल्यू है 20। हाँ, ये नेचुरल लॉग के अकॉर्डिंग है। ln 10 की वैल्यू यही आती है। नेचुरल लॉग से जब आप लॉग बेस 10 पर जाते हैं वो बेस e रहता है, वो बेस 10 रहता है। आप लोग बायो में कैंडिडेट हैं इसलिए नहीं पढ़ा है, 11-12 में मैथ में ये था 2.303 का एक टेबल आती है, लॉग और एंटी लॉग वाली टेबल, उसी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। इसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं, तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम में चेंजेस आए, इंटीग्रेशन किया तो इसमें तो सिंपल वही फॉर्मूला बन जाता है, प्रेशर V2 - V1। ये लिमिट लगाने के बाद होगा। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV के इक्वल टू में हम nRT लिख सकते हैं, तो वो फॉर्मूला बन गया वर्क डन का। या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे। अगर न्यूमेरिकल में प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स दे रखे हैं तो आप वर्क डन में ये लगाएंगे। अगर उसमें टेंपरेचर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो आप वर्क डन का फॉर्मूला ये लगाएंगे। दोनों ही वर्क डन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आइसोबारिक प्रोसेस में तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तो dV का इंटीग्रेशन जब आप लिमिट में लगाएंगे तो ये खुद ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से इसका वर्क डन क्या आता है? 0। इसको जरा ध्यान रखेंगे हिसाब से, क्यों? क्योंकि अगर आपके कोई MCQ क्वेश्चंस में ऐसा बन जाता है तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन 0 रहता है, ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, इसमें पेन चलाने की जरूरत है, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। चलो ऐसे बता देते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला ये था ना, PdV या P डेल्टा V। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बदला ही नहीं, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन 0 रहता है। तो मैंने क्या किया, इस वर्क डन 0 को किसमें पुट किया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बता चुके हैं क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये हीट एक्सचेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये वर्क डन बाय द सिस्टम। अब जब वर्क डन 0 हो जाए तो डेल्टा Q बराबर किसके आएगा? डेल्टा U के। इसका मतलब होता है कि जितनी भी हीट आपने एक्सचेंज की वो पूरी की पूरी उसकी इंटरनल एनर्जी बदल रहा है। अगर आपने हीट उसे प्रोवाइड की है, या दो ही चीजें हैं आपकी, या तो हीट रिलीज होगी या हीट अब्सॉर्ब करोगी, कुछ भी हो सकता है। मैंने हीट एक्सचेंज बोल दिया, वो दोनों भी उसमें काम आ जाएगा। तो जो भी आप हीट एक्सचेंज करेंगे वो इंटरनल एनर्जी बदलने में काम करेगा, वर्क डन उसमें नहीं होगा, वर्क डन 0 रहेगा। जबकि फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप हीट एक्सचेंज करते हैं उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को बदलता है और बाकी का हिस्सा वर्क डन करता है। इस केस में जब वर्क डन हुआ ही नहीं है तो पूरा का पूरा हीट एक्सचेंज क्या करेगा? पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी बदलेगा।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि वर्क डन उसमें क्या होगा, हीट एक्सचेंज किसके बराबर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने दोनों ही लिख दिया। अब आते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में ये इक्वेशन काम आती है पीवी की पावर गामा रिमेंस कांस्टेंट। गामा क्या होता है ये भी बता दिया, सीपी अपॉन सीवी। सीपी है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट बता चुके हम, वही रिपीट करना है क्या? लेटेंट वही था जिसमें क्या करते थे, स्टेट चेंज करते थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और स्पेसिफिक क्या था, 1 डिग्री सेल्सियस यूनिट अमाउंट टेम्परेचर बदलने के लिए तो आपने जितनी हीट एक्सचेंज की वो स्पेसिफिक हीट होती है। अगर ये काम आपने कांस्टेंट प्रेशर में किया है तो सीपी, अगर ये काम आपने कांस्टेंट वॉल्यूम में किया है तो सीवी। क्लियर? फॉर्मूला क्या आता है हीट एक्सचेंज का, Q = mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। अगर आपको याद हो तो ये हीट एक्सचेंज, ये मास, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर, टाइम नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? डेल्टा टी समझ कर टाइम मत समझ लेना। तो अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होगी तो इसकी जगह सी की जगह सीपी लिखते हैं, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है तो इसकी जगह सीवी लिखते हैं। ये वही सीपी अपॉन सीवी है। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में ना देखे, देखो इस प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है, डेल्टा क्यू बराबर 0। हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है, डेल्टा यू बराबर 0, सॉरी डेल्टा क्यू बराबर 0। हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे तो इसका मतलब है कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या है, 0 आ रहा है। इन दोनों को सम ऐड करें। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या 0 था, इसमें वर्क डन 0 था, इसमें क्या 0 है, हीट एक्सचेंज डेल्टा क्यू बराबर 0 है। कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन नहीं आता, अगर आता है तो पता इक्वेशन कैसे हो जाती है, मैं इसकी इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। कभी कभी ये हो जाता है, ठीक। अच्छा कभी कभी ये भी होता है कि उसमें वॉल्यूम की बात ही नहीं करता, वहां पर पैरामीटर आ जाता है टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर की जब कहानी होती है तो इक्वेशन कौन सी लगाओगे, ये वाली, ठीक। तो अगर आप ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, P1 1 माइनस गामा T1 गामा बराबर P2 1 माइनस गामा और टेम्परेचर T2 की पावर गामा, ठीक। अच्छा अगर ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का अगर रिलेशन आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ये लिख लिया आपको मैंने तैयार हटा, तो इसका रिलेशन क्या आएगा, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 और इसका क्या आएगा T2 सेकंड स्टेट के लिए V2 की पावर गामा माइनस 1। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किसके रेस्पेक्ट में पैरामीटर दे रखे हैं, क्या प्रेशर टेम्परेचर के हैं तो ये लगाना, वॉल्यूम टेम्परेचर के हैं तो ये लगाना, और अगर P और V के दे रखे हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन लगाना। मैंने तीनों ही लिख दी है, और तीनों के चेंज ऑफ स्टेट में ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं जो ये रहेंगे, ठीक। इसके आगे लिख लेना अगर आपके में स्पेस हो। वर्क डन का फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक। ये चेंज इन स्टेट वाला ही केस है, ये डेरिवेशन करके ही आया था वर्क डन का पूरा, वैसे ही इन्हीं इक्वेशंस की वैल्यू पुट करके। डेरिवेशंस तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इनके फॉर्मूले क्या है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, फॉर्मूले आपको एकदम रिमाइंड करके रखना है, ये इक्वेशंस याद रखनी है, वर्क डन का भी फॉर्मूला ये याद रखना है। क्या प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में ये रहेगा, अगर टेम्परेचर के टर्म्स में पूछा है तो nRT1 कर देना, किया कुछ नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यू भी पुट की यहां पर, Pv बराबर nRT होता है, तो P1 V1 बराबर क्या आएगा, nRT1, और इसका T2 V2 बराबर nRT2। अच्छा n और r सेम, r तो गैस कांस्टेंट सेम है, लेकिन n भी यहां नंबर ऑफ मोल्स कैसे रखे हैं, सेम है। अगर वो भी बदल गए तो वो n1 n2 आता, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सेम ही रहेंगे वहां पर, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस तो एक ही रखा होगा, बदल थोड़ी जाएगा। क्लियर? लिख लीजिए इसमें, किसी का कुछ रह गया हो फिर मैं काम नोट स्टार्ट कर दूं। नहीं सर बीच में जब कोई नहीं आ रही है P1 V1 कर दिए, कौन सा, ये वाला। जब ये वाली इक्वेशन थी आपकी PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट
तो इसमें मैंने ये बताया था कि अगर कोई वर्किंग फ्लूइड है या वर्किंग सब्सटेंस है, स्टेट 1 से चेंज होकर किस में जा रहा है, स्टेट 2 में, इसका मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2, कुछ भी हो रहा है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने मान लिया पहले वाले का क्या आएगा, P1 V1, तो इसका क्या बन जाएगा, P1 और V1 की पावर का ये बराबर किसका है, सेकंड स्टेट में P2 V2 की पावर का। किया कुछ नहीं है, वही इक्वेशन है, बस 1 1 इधर लेफ्ट साइड में इनिशियल कंडीशन, राइट साइड में फाइनल कंडीशन, यही किया बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक, इसे हटा दें। हाँ, ये इक्वेशन साइड में लिख लीजिए इसकी कि अगर स्टेट चेंजेस आते हैं तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ये करते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग ये करते हैं। हटा दें। ये तो हो गया होगा, ये तो हटाइए। ये सेकंड वाला हो गया।